गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान में आपने क्या पढ़ा है? विशेषताएं पढ़ी है। जापान के संविधान में आपने विशेषताएं पढ़ी है। आज अपन जापान के संविधान के अंतर्गत जो सम्राट की क्या स्थिति है और सम्राट के कार्य और अधिकार उनके पास क्या क्या है, ठीक है। तो आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था, उसमें भी क्या पढ़ा था कि सम्राट राजा जो क्या है नामात्र की उसके पास शक्ति है, वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में ही निहित है, ठीक है। वहाँ पे प्रधानमंत्री अलग अलग विभागीय अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करता है और फिर उसके बाद में वो कार्य को संचालित करवाता है। तो इसी प्रकार से अपन सम्राट के जापान के जो सम्राट हैं उनकी स्थिति और उनका अधिकार और कार्य के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सम्राट की प्राचीन स्थिति द्वितीय महायुद्ध के उपरांत दो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। जब द्वितीय महायुद्ध हुआ उसमें दो परिवर्तन हुए प्रमुख। जो पहला तो क्या था, राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया गया। पहले क्या था, जो सारी शक्ति थी वो राजा में ही निहित हुआ करती थी, लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध हुआ उसमें परिवर्तन कर दिया गया और सबसे पहला जो राजनीतिक क्षेत्र के रूप में जो परिवर्तन किया गया वो था कि राजा को यानी सम्राट को शक्तिहीन बना दिया गया। वर्तमान संविधान के अंतर्गत सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का चिन्ह रह गया है। संप्रभुता जनता में निहित है और सम्राट का अस्तित्व जनता की इच्छा पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को प्राय सभी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है, यानी कोई भी प्रकार की शक्ति सम्राट के अंदर निहित नहीं बताई गई है। दूसरी जो स्थिति थी वो सम्राट की स्थिति पहले वैदिक थी, जिसका मानवीकरण किया गया है। नए संविधान लागू होने के बाद सम्राट को मानवीय बनाने तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का कार्य जोरों से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यही है कि कहने का मतलब यही है कि क्या स्थिति थी पहले राजा की और आज कैसी स्थिति है। इसी प्रकार से कि राजनीतिक क्षेत्र के सम्राट में क्या है, शक्तिहीन उसको वंचित कर दिया गया है। संविधान यह घोषणा करता है कि सम्राट को शासन संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी, यानी शासन के संबंधित कोई भी शक्ति है वो सम्राट को प्रदान नहीं की जाएगी तथा वह राज्य के संबंध में केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो कि इस संविधान में वर्णित है। यानी संविधान के अलग हटके किसी भी कार्य को संचालित सम्राट नहीं कर सकता। संविधान के तृतीय अनुच्छेद में कहा गया है, यानी तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के समस्त मामलों में सम्राट के लिए मंत्रिमंडल की सलाह तथा स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसे आपने पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान में भी पढ़ा है कि सम्राट के अंदर जो वास्तविक शक्ति है वो निहित न होकर किसमें, मंत्रिमंडल में ही बताई गई है। उसी प्रकार से आप जापान का जो संविधान पढ़ रहे हो उसी के अंदर भी क्या बताया गया है कि सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को संचालित नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक बताई गई है। इन उपबंधों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब जापान का सम्राट ब्रिटिश राजा की भांति पूर्णतः एक वैधानिक शासक है, ठीक है, एक नामात्र का शासक है और वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में ही निहित बताई गई है। 1 जनवरी 1946 को सुप्रसिद्ध शाही घोषणा में सम्राट हिरोहितो ने स्वयं लोकतंत्रीकरण को स्वीकार किया था। अब इसमें उनका क्या अधिकार हो गया कि वर्तमान संविधान के अनुसार सम्राट राज्य और जनता की एकता का चिन्ह है, ठीक है ना। वर्तमान संविधान के अनुसार यानी जो संविधान चल रहा है वो क्या है, सम्राट राज्य और जनता की एकता का चिन्ह है। जो भी मतलब सम्राट है वो जनता के हित में कार्य करे, चिन्ह बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई शक्ति निहित बताई गई है। उसका अस्तित्व जनता की इच्छा पर आधारित है और संप्रभुता जनता में निहित है। जापानी सम्राट राज्य के विषय में स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करेगा तथा मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। अपनी मनमानी नहीं करेगा, मनमानी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किसी भी कार्य को संचालित करेगा। सम्राट के कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा, यानी सम्राट का जो भी कोई कार्य होगा तो उसका जो उत्तरदायित्व बताया गया है वो मंत्रिमंडल बताया गया है। मंत्रिमंडल के परामर्श के
के अनुसार ही आगे का कार्य संचालित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 में सम्राट की इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य होगा और वही उसके लिए उत्तरदायी भी माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि सम्राट राज्य के मामलों में केवल वही कार्य करेगा जिनकी संविधान में व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद जो संविधान में लिखा गया है उन्हीं के अनुसार कार्य सम्राट करेगा, उससे हट की व्यवस्था नहीं बना सकता है और शासक के संबंध में उसकी कोई शक्तियां नहीं होगी, यानी स्वयं की उनकी कोई भी शक्ति नहीं चलेगी। तो सम्राट का क्या कार्य बताया गया है कि सम्राट का कार्य बताया है कि कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो सम्राट के अंदर बताई कि वास्तविक जो शक्ति है वो तो मंत्रिमंडल में ही निहित बताई गई है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे सम्राट को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत में भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो सम्राट के द्वारा ही की जाएगी। प्रधानमंत्री कौन होगा इनका निश्चय डाइट करती है और सम्राट तो केवल क्या करता है? औपचारिकता ही करता है। सम्राट के द्वारा औपचारिकता ही निभाई जाती है। राज्य के मंत्रियों और कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? सम्राट के द्वारा ही की जाती है। पद से हटाना और प्रमाणित करना ये भी राष्ट्रपति के द्वारा सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। राजदूतों और मंत्रियों की शक्तियां एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करना और ये शक्ति सम्राट की बताई गई। सम्मान के स्रोत के रूप में सम्राट सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है और पुष्टिकरण आलेखों और कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य कूटनीतिक आलेखों को सम्राट प्रमाणित करता है। वह विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करता है और सम्राट आलंकारिक कृत्यों को संपन्न करवाने का कार्य भी करता है। तो इसमें जो आपने कार्यपालिका जो शक्तियां बताई है सम्राट के अंदर निहित है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से नियुक्तियां प्रदान करता है। अगली जो है विधायी शक्तियां। जापान के सम्राट को विधायी क्षेत्र में शक्तियां प्राप्त है, तो वह सम्राट डाइट में क्या, यानी संसद में क्या सत्र बुलाता है। कार्यपालिका की समाप्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करने का भी अधिकार सम्राट को बताया गया है। डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा सम्राट के द्वारा करवाया जाता है। समस्त राष्ट्रीय कानून संवैधानिक संशोधन मंत्रिमंडल आदेश तथा संधियों को लागू करवाने का कार्य भी सम्राट से ही करवाया जाता है। तो अगली जो शक्ति थी वो थी विधायी शक्तियां। इससे अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, यानी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा ही की जाती है। तथा सामान्य एवं विशेष प्रकार के क्षमादान, दंड को कम करने, निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने के आदेशों को प्रमाणित सम्राट के द्वारा ही करवाया जाता है। इस प्रकार सम्राट द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट है कि शक्तियां वास्तविक न होकर केवल औपचारिक रह गई है। तो आपने ऐसा ही पीछे ब्रिटेन के संविधान पढ़ा था, उसमें भी ब्रिटेन के संविधान में भी यही पढ़ा था कि सम्राट वास्तविक जो शक्ति है वो किसमें बताई गई है? मंत्रिमंडल में बताई गई है। लेकिन जब अपन उसमें पढ़ते हैं तो ये कि भाई क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सम्राट में ही सारी शक्तियां निहित है। लेकिन जब अपन उनका अध्ययन करते हैं, ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया है अपन ने, तो उसमें आपने स्पष्टीकरण करके देखा भी है, स्पष्ट रूप से समझा भी है कि जो वास्तविक जो शक्ति है वो सम्राट में न होकर के और किस में थी? मंत्रिमंडल में बताई गई है। तो मंत्रिमंडल के आदेश के बगैर सम्राट कोई भी कार्य को संचालित नहीं करेगा। जनता और मंत्रिमंडल यानी जो प्रतिनिधि चुन के आएगा और वह नियुक्तियां जितनी भी कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां बताई गई हैं वो औपचारिक रूप से किससे करवाई जाएंगी? सम्राट से ही करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सम्राट के द्वारा ही की जाएगी। तो इस तरह से अनेक प्रकार की जो नियुक्तियां बताई गई हैं वो सम्राट के द्वारा ही बताई गई हैं। तो सम्राट की जो वास्तविक जो शक्ति है वो वास्तविक शक्ति को उपयोग नहीं करेगा। सम्राट जापान के संविधान में भी ऐसा ही लिखा है कि जो वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिमंडल में ही निहित बताई गई है, न कि सम्राट में।
यानी राजा में राजा एक क्या है, नामात्र की शक्ति बताई गई है। और जो भी कोई कार्य होगा वो मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व में ही होगा। कोई भी मतलब राजा के द्वारा कोई भी कार्य को स्वयं की इच्छा से संपन्न नहीं किया जाएगा।